हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को जो आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। और साथ ही साथ बेटा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब जब आपका क्वेश्चन 5 नंबर में अर्थात लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है तो उसके साथ एक न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो साथ ही साथ हम इसके साथ इसी के बेस पर एक न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो याद रखें बेटा, ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बेटा बेहद ही महत्वपूर्ण है और 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आपका क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और ये कई बार इस टाइप से पूछा गया है। देखिए, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। अब देखिए, इसके आगे क्या किया, न्यूमेरिकल को ऐड किया। न्यूमेरिकल क्या है? एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन, प्रत्येक की तरंगदैर्घ्य 1.00 नैनोमीटर है। तो इसका मतलब 1.00 का मतलब क्या हो गया? 1 नैनोमीटर हो गया। ठीक है, यानी पॉइंट के बाद 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन की जो तरंगदैर्घ्य है बेटा वो कितना? 1 नैनोमीटर है। ठीक है, इसमें पूछा है बच्चों हमसे इलेक्ट्रॉन का संवेग, इलेक्ट्रॉन का संवेग पूछा है, साथ ही साथ पूछा है फोटोन की ऊर्जा। स्टूडेंट, 2 टॉपिक इसके अंदर पूछे गए हैं, इलेक्ट्रॉन का संवेग और फोटोन की ऊर्जा। तो स्टूडेंट देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो क्वेश्चन लिया गया है, ये जो क्वेश्चन लिया गया है आपके 11वें लेसन से, एनसीईआरटी वाली बुक की बात कर रहा हूँ मैं, केवल एनसीईआरटी वाली बुक की बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी वाली बुक में जो आपकी सेकंड वाली बुक है उसमें 11वें लेसन में आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16, अध्याय 11 का क्वेश्चन नंबर क्या है? 16वां सवाल है। ठीक है, तो देखिए आइए किस पर इसको सोल्व किया जाएगा। तो पहले हम प्राप्त करेंगे डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र, उसके बाद इस न्यूमेरिकल को बनाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, तो देखिए पहले हम जानते हैं कि प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? h नहीं होती है, क्योंकि प्लैंक ने ये बताया, प्लैंक ने ये बताया बेटा कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल अथवा पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। और एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है बेटा? वो h न्यू के बराबर होती है। तो देखिए, यानी मैंने लिखा प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक फोटोन की ऊर्जा क्या होती है स्टैंड? ये होती है बेटा E बराबर h न्यू। ठीक है, याद रखें बेटा न्यू है, ये क्या है? न्यू। ठीक है, जहां मैं लिख देता हूं इसको समीकरण 1 कहते हैं। पहले लीजिए, मान लीजिए समीकरण क्या हो गया बेटा? ये आपकी 1 रही। ठीक है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। h कहाँ है बेटा? मैं लिखेंगे जहां h क्या है? प्लैंक नियतांक है। क्या बेटा? प्लैंक नियतांक या प्लैंक कांस्टेंट है ना, ये प्लैंक नियतांक हो गया। ठीक है, और ये जो न्यू है, न्यू है फोटोन की आवृत्ति। न्यू क्या बेटा? फोटोन की आवृत्ति है। ठीक है, फोटोन की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, ये इस टाइप से। तो देखिए प्लैंक की जो परिकल्पना थी, यानी प्लैंक ने ये बताया प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। और एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है बेटा? h न्यू के बराबर होती है, जहाँ h है प्लैंक नियतांक और न्यू क्या? फोटोन की आवृत्ति है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब देखिए आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार, आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार जो फोटोन की ऊर्जा होती है वो क्या होती है? E बराबर mc² के बराबर होती है। देखिए, यानी आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है बेटा वो कितनी होती है? ये होती है E बराबर, थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ, E बराबर mc²। ठीक है स्टूडेंट, और इसको हम समीकरण नंबर 2 का नाम देंगे। किसका नाम देंगे बेटा? समीकरण नंबर 2। अब इसके बारे में बताता हूँ। जहाँ m क्या है? m है बेटा फोटोन का गतिक द्रव्यमान, m है फोटोन का गतिक द्रव्यमान, और c है बेटा फोटोन का वेग, ये ठीक है, यानी फोटोन की चाल। ठीक है, तो देखिए समीकरण, अब देखिए मैंने आपको बता दिया m क्या है? m है बेटा फोटोन का द्रव्यमान, फोटोन का द्रव्यमान। ठीक है, और c है आपका बेटा फोटोन का द्रव्यमान का या गतिक द्रव्यमान, एक ही बात है। और c है बेटा आपका फोटोन की चाल या फोटोन का वेग, फोटोन का वेग। ठीक है, इस प्रकार से। तो स्टूडेंट अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को बेटा ध्यान से देखिए कि इसमें जिसकी जो LHS है वो सेम है, यानी इधर भी E आ रहा है और इधर भी E आ रहा है। और जिन 2 समीकरणों की बेटा LHS बराबर होती हैं
उनकी RHS भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे बेटा समीकरण 1 बार 2 से। तो देखिए मैं लिखता हूं समीकरण 1 बार 2 से। देखिए क्या मैंने देखा कि समीकरण 1 और 2 में एक जो इसकी जो LHS है अर्थात जो बायां पक्ष है यानी E बिल्कुल सेम है। अब यानी LHS बराबर है तो इनकी RHS भी आपस में क्या होगी बेटा, बराबर होगी। ठीक है, तो देखिए मैं पहले इसको लिख रहा हूं। देखिए MC² बराबर ये क्या बेटा आपका H न्यू है। ठीक है, यानी जो इस समीकरण 2 का RHS था वो ये आ गया और समीकरण 1 का जो RHS है दायां भाग है वो ये आ गया। ठीक है, मैंने बराबर इसलिए लिखा क्योंकि ये दोनों भाग आपस में बराबर इसलिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए परंतु हम जानते हैं बेटा ये जो न्यू होता है, न्यू बराबर होता है बेटा, याद रखना इसको न्यू बोलते हैं। न्यू बराबर होता है बेटा आपका C/λ। क्या होता है C/λ। न्यू बराबर होता है C/λ। तो ये जो आप न्यू देख रहे हैं स्टैंड, इस न्यू की जगह मैं क्या लिख दूंगा, C/λ लिख दूंगा। ठीक है, चूंकि का चिन्ह लगा कर लिख सकते हैं। तो देखिए ये MC² ऐसे रखेंगे MC² इजिकल टू, ठीक है, और ये स्टैंड हो जाएगा आपका H न्यू की जाएगा C/λ। तो C आ गया और लैम्डा आपका नीचे हो गया। ठीक है स्टैंड, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ से एक C कट जाएगा बेटा, यहाँ से एक C कैंसिल आउट हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ बचेगा बेटा आपका NC, क्या बचेगा M और ये C, और ये बचेगा बेटा आपका H और ये बचेगा बेटा आपका लैम्डा। ठीक है, अब देखिए बेटा अगर मैं इस लैम्डा को इधर लेकर के आऊँ और यहाँ पे इसको MC को पहुँचा दूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए समझे, तो ये हो जाएगा बेटा लैम्डा इजिकल टू हम लिख सकते हैं बेटा ये हो जाएगा H अपॉन क्या हो जाएगा बेटा MC हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ M क्या फोटोन का द्रव्यमान और C क्या बेटा फोटोन की चाल, यानी ये फोटोन का द्रव्यमान और फोटोन के वेग का गुणनफल, यानी फोटोन का द्रव्यमान और फोटोन की चाल का गुणनफल तो है MC, और ये होता है बेटा फोटोन का संवेग। क्या होता है बेटा, फोटोन का संवेग। मैं चलिए देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे समझिए इसको इस टाइप से। देखिए तो लिखेंगे परंतु MC इजिकल टू हम लिखेंगे बेटा P है फोटोन का संवेग। मैं लिख देता हूं फोटोन का संवेग। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अब ये जो लैम्डा बेटा वो आपका ये रहा, तो लैम्डा बराबर आपके पास हुआ स्टूडेंट H सेम रख दीजिए बेटा, और MC की जगह लिख देंगे हम P लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा P। ठीक है, तो ये क्या है बेटा आपकी तरंगदैर्घ्य का फार्मूला इस प्रकार से प्राप्त हुआ। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए बेटा आप इतना करके आए तब भी वही बात है, लेकिन कभी कभी ये पूछ लेता है गतिमान कण के लिए पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है किसी गति, ये तो फोटोन के लिए हो गया, ये तो फोटोन के लिए हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। और हम बात करें किसी गतिमान कण के लिए द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य क्या होगी, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो देखिए बिल्कुल यहाँ तक तो आपका आंसर बिल्कुल इतना तो करके आना ही आना है स्टैंड। ठीक है, और आपसे गतिमान कण के लिए द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य पूछी जाए तो आपको एक लाइन और बढ़ानी पड़ती है। तो देखिए क्या करते हैं, देखिए यदि किसी गतिमान कण का द्रव्यमान m तथा वेग v हो, तब ध्यान समझे, अभी तक तो हम बात करते हैं फोटोन की, और फोटोन के लिए हमने किसी कण की बात करी। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में कोई बॉल है, अब बॉल है XYZ मान लीजिए, तो बॉल है तो उसके अंदर कोई वजन भी होगा, उसका द्रव्यमान भी होगा। मैंने किसी वेग से उसको फेंक दिया, यानी m द्रव्यमान का कोई कण जब v वेग से गतिमान होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ रहा होगा, यानी मेरे हाथ में कोई पेंड है और मैंने उसे किसी वेलोसिटी से फेंक दिया। ठीक है, तो इसके द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल क्या होता है, वो संवेग कहलाता है। ठीक है, तो देखिए मैं कह रहा हूँ तब क्या होगा इस कंडीशन में, तब ये जो होगा बेटा आपका P बराबर जो होगा बेटा वो MV के बराबर होगा, यानी इस P को मैं क्या लिख सकता हूँ, MV लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ से आगे पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा आपका लैम्डा बराबर H अपॉन क्या होता है P, H अपॉन क्या होता है P। तो देखिए मैंने ऐसे लिख दिया, चाहे ऐसे लिख लिए, चाहे इसको एक लाइन बढ़ा करके लिख दिए, H ऐसे लिख लीजिए, H हो गया स्टूडेंट, और इस P की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, अभी आपको मैं बता रहा था MV लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ बेटा MV। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या है आपका किसी गतिमान कण के लिए द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य का फार्मूला है। ठीक है,
अगर आपको डायरेक्ट अगर संवेग दिया हो, क्या दिया हो, संवेग दिया हो, तो तरंगदैर्घ्य इस फार्मूले से निकल जाएगी, इस फार्मूले से निकल जाएगी। लेकिन अगर किसी गतिमान कण का आपको द्रव्यमान दिया हो और उसका वेग दिया हो, ठीक है बेटा, तो उसका जो तरंगदैर्घ्य निकलेगी वो लैम्डा इक्वल h/mv से निकलेगी। तो यही क्या बेटा आपकी किसी गतिमान कण के लिए द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य का फार्मूला जो आपसे इसके अंदर पूछा गया था स्टूडेंट, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन बेटा आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं यही डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र है, स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, चाहे तो और यहाँ एक बार और भी लिख सकते हैं यही गतिमान कण के लिए द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य का सूत्र है, ठीक है। तो आई होप कि अच्छे समझ में आया होगा बेटा, अच्छे समझ में आया बेटा, तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और याद रखें बेटा कि ये क्वेश्चन मैं आप बार बार बता रहा हूँ कि परीक्षा की दृष्टि से बेटा बेहद ही महत्वपूर्ण, इसका रिवाइज जरूर करें, ठीक है स्टूडेंट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं केवल अपने चैनल पर केवल उन्हीं टॉपिक्स का वीडियो बना रहा हूँ जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण, चाहे वो फिजिक्स का हो 12th में, चाहे 12th केमिस्ट्री का वीडियो हो, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ बेटा अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं इसी तरीके से आपके लिए अच्छे अच्छे सवाल लेकर के आता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए देखिए ये द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य का फार्मूला हुआ। अब हम देखिए न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन प्रत्येक की तरंगदैर्घ्य, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, अब मैं इसको न्यूमेरिकल को सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये सॉल्यूशन देखते हैं इसका न्यूमेरिकल का, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कहा गया है और एक फोटोन कहा गया है, तरंगदैर्घ्य कितनी दी है, 1 नैनोमीटर, कितनी है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन के लिए लिख देता हूँ लैम्डा ई और फोटोन देखिए लैम्डा ई लिख दिया और तरंगदैर्घ्य है कितनी है, 1 नैनोमीटर है, कितनी बेटा, नैनोमीटर है। तो नैनोमीटर को नैनोमीटर में करने के लिए 10⁻⁹ से गुणा कर देते हैं। अभी क्या में आ गई बेटा, मीटर में आ गई, आई समझ में आया होगा। इसी प्रकार अब हम फोटोन की बात करते हैं तो फोटोन के लिए मैं क्या लिखता हूँ, पी लिख देता हूँ, लैम्डा पी लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जगह 1 × 10⁻⁹ मीटर, बात वही है। इलेक्ट्रॉन के लिए ई लिख दिया, फोटोन के लिए पी लिख दिया, जबकि दोनों के तरंगदैर्घ्य का मान सेम ही है। अब देखिए स्टूडेंट आगे क्या करने वाले हैं हमें क्या चाहिए इसकी पहले इलेक्ट्रॉन का संवेग चाहिए, इलेक्ट्रॉन का संवेग चाहिए, इलेक्ट्रॉन का संवेग, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉन का संवेग कहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा फार्मूले से। देखिए आपको एच पता है, सॉरी पी का मान पूछा है, लैम्डा ई हम निकाल, पता हमको लैम्डा का मान तो पता ही ऑलरेडी, ठीक है। और एच क्या प्लग आगे, तो पहले फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए मैं इसीलिए बता रहा था कि जो हमसे फार्मूला पूछा जाता है उसी के बेस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो देखिए सूत्र आपने अभी पढ़ा, ये होता है बेटा लैम्डा बराबर होता है आपका h/p, लैम्डा होता है h/p होता है। लेकिन क्या फोटोन का संवेग, तो फोटोन के संवेग के लिए यहाँ क्या दिखा देंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन का संवेग, इलेक्ट्रॉन के संवेग के लिए इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य क्या लैम्डा ई लिख लेंगे, बस संकेत दिखा रहा हूँ, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लैम्डा से भी काम हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, संवेग यानी पी का मान चाहिए, तो पी को मैं लैम्डा की जगह ले आऊँ और लैम्डा को कहाँ ले जाऊँ, इसी जगह ले जाऊँ। यानी कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये है कि मैं इस फार्मूले को कर दूँ इस टाइप से, पी बराबर आपको h/लैम्डा ई, ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन में आ रहा है, और जहाँ h का मान कितना होता है मैं आपको बताता चलूँ। h का जो मान होता है बेटा h का जो मान होता है बेटा वो एनसीईआरटी वाली बुक से h का जो मान होता है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एक बार फिर से समझें, आपकी एनसीईआरटी वाली बुक में जो प्लंगनेतांक h है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। लेकिन अगर हम किसी साइड बुक की बात करें बेटा तो उसमें मान कितना होता है 6.6, यानी ये 3 नहीं होता है, ठीक है। इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे भी ये प्लंगनेतांक, ठीक है, आपका जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो पीछे की साइड पे लिखा होगा। अगर इसका मान आपको एग्जाम में सॉल्यूशन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए 6.63 दिया था, आप उसको अप्लाई करेंगे, और आपको 6.6 दिया तो हम केवल उसी को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो याद रखें अगर 6.63 तो 6.63 लगाएंगे और 6.6 तो 6.6 लगाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए वैल्यू लगाते हैं। तो देखिए P का मान मुझे पूछा है, तो P बराबर हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास, H का वैल्यू डाल दीजिए। H का मान देखिए कितना, 6.63 × 10⁻⁻34 अपॉन लैम्डा ई। लैम्डा ई का मान कितना देखिए 1 × 10⁻⁻9, यानी 10⁻⁻9 ही है, ये तो 10 भी हो जाएगा ना, 10 क्या है माइनस के, यानी 1 × 10⁻⁻9 है।
तो इसमें एक से भाग करूँगा तो इससे कोई इफेक्ट इसमें नहीं पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो कुल मिलाकर के वैल्यू जो आने वाली है बेटा, आपकी वैल्यू आ जाएगी ये, मैं आगे कर देता हूँ इसको, कि P बराबर हो जाएगा बेटा 6.63 इंटू 10 की पावर, देखिए कितना है ये 34 माइनस का है, ये क्या है बेटा, ये माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। जब 34 से जब ऊपर जाके प्लस का 9 हो जाएगा तो 34 से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा, 25 बचेंगे। कितना बचेंगे, 25, यानी माइनस से कितना बचेगा बेटा आपका 25 पावर बचेगी, ठीक है स्टूडेंट। और याद रखें संवेग का मात्रक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो मात्रक होता है बेटा इसका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, याद रखें। जो इम्पोर्टेंट बात है, जब आपने संवेग बताया तो उसका मात्रा आपको पता होना चाहिए क्या होता है, मात्रा होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आई होप के समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब निकालेंगे इसका बी पार्ट के लिए क्या बेटा, फोटोन की ऊर्जा बहुत आसान है। देखिए इसका इसका ए पार्ट हो गया, ये तो बेटा ए पार्ट का सोल्यूशन हो गया है ना। अब इसका बी पार्ट का सोल्यूशन देखिए, तो क्या निकालेंगे, फोटोन की ऊर्जा बहुत आसान है, यहाँ से निकल जाएगी। देखिए फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ से बता रहा हूँ। देखिए अभी आपने पढ़ा ई बराबर क्या होता है बेटा आपका, ई बराबर होता है बेटा आपका एच न्यू, क्या होता है एच न्यू, जैसे मैंने ये आपको पढ़ा था। अब न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बराबर होता है बेटा सी अपॉन लैम्डा, तो यहाँ पर फार्मूला डायरेक्टली बन जाएगा, न्यू की जगह अगर मैं लिख दूँ सी अपॉन लैम्डा। तो कुल मिला के जो फार्मूला बना आपका फोटोन की ऊर्जा के लिए वो क्या बना, ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, लेकिन फोटोन की ऊर्जा का ही है तो यहाँ लैम्डा पी लगा लेंगे, लगाएंगे। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए वैल्यू को पुट कर दीजिए, वैल्यू क्या होती है, लगाइए वैल्यू। तो देखिए प्लैंक नियतांक फिर से वही मान आएगा 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस के 34, और सी क्या है, प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल सी का होना 3 × 10⁸, ये आप लोग पहले से जानते होंगे, 3 × 10⁸, ठीक है। अच्छा, और लैम्डा पी भी वही है 10⁻⁻9, तो मैं फिर से लिख देता हूँ ये 10⁻⁹, ठीक है। एक गुणा लिखोगे इससे कोई इफेक्ट से बेटा नहीं पड़ेगा, है ना, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसे गुणा करा दीजिए, देखिए निकाल रहे हैं फोटोन की ऊर्जा, तो यहाँ पी दिखा दो, संवेग फोटोन का संवेग, फोटोन की ऊर्जा तो पी लगा देता हूँ, हालांकि दिक्कत वाली बात नहीं, ई से भी काम हो जाएगा, है ना। चलिए समझिए, तो देखिए 3 × 9, 3 × 18, बात को समझें, मैं गुणा कर रहा हूँ 3 से, 3 की 3 9 हो जाएगा, और 3 6 हो जाएगा बेटा आपका 18, हासिल हो गया 1, 3 6 18 और 1 19, कितना होगा बेटा 19, ठीक है। पॉइंट के बाद है 2 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट 2 के बाद बेटा आपका ये आ गया, ठीक है। अच्छा 10⁻, देखिए एक हाथ माइनस के ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो प्लस की कितना हो जाएगी 17 हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा आपका बेटा माइनस के 34 और प्लस से कितना हो जाएगा ये 17, यानी 9 8 कितना हो जाएगा बेटा 17 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ से हटा दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता बेटा यहाँ पे नहीं है। तो अब फाइनली आंसर आएगा बेटा आपके पास, वो ई बराबर आएगा आपके पास, ई बराबर 19.89 इंटू 10 की पावर, अब 34 से 17 घटाएंगे तो वेरी गुड, जैसे आप जानते हैं कि 17 ही बचेगा, माइनस का 17 जूल, ये इस टाइप से डिस्टेंस, ठीक है। और चाहे तो एक पावर वो इधर कर दें तो पावर आपकी 16 रह जाएगी, क्यों माइनस की पावर है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि फोटोन की जो ऊर्जा आई वो कितनी आई, 19.89 इंटू 10 की पावर माइनस की 17 जूल के बराबर आई। और जो फोटोन इलेक्ट्रॉन का जो संवेग आया, ठीक है, वो कितना आया 6.63 × 10⁻⁻25 किलोग्राम मीटर प्रति। याद रखें मात्रा जरूर बेटा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप के क्वेश्चन और ये इसका जो आर्टिकल्स मैंने आपको प्रूव कराया, आई होप के समझ में आया होगा। और ये साथ ही साथ एक बार बताता चलूं कि देखिए आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विगोलीय तरंगदैर्घ्य किसी गतिमान कण के किस पर निर्भर नहीं करती, है ना। उसमें 4 ऑप्शन में आता है, यानी जो तरंगदैर्घ्य आपकी जो लैम्डा है कि संवेग पर निर्भर नहीं करती, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, आवेश पर निर्भर नहीं करती, है ना। तो काय पर निर्भर नहीं करती, आवेश पर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती बेटा, आवेश पर। वो कैसे निर्भर नहीं करती है, देखिए लैम्डा का होता है H अपॉन क्या होता है mv, द्रव्यमान पर निर्भर करेगी, ठीक है। द्रव्यमान बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, वेग पर भी निर्भर करेगी, वेग बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, और पूरा मिलकर mv का होता है संवेग होता है ना। तो संवेग, लेकिन हाँ किस पर निर्भर नहीं करती है, ये आवेश पर नहीं निर्भर नहीं करती है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, ये थोड़ी भी साइड की बात बता रहा हूँ, है ना। तो याद रखें द्विगोलीय तरंगदैर्घ्य कभी भी किसी गतिमान कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती है, जो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है,
ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन संबंधित जो बात पूछी गई थी वो केवल इतना ही आपको करके आना है रिटर्न, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया वीडियो दोस्तों तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।